नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो चलें, हमारे कितने स्टूडेंट्स अभी शामिल हो चुके हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमेशा हम करते हैं। तो देखें, चलिए देखें। यस, मीनू, रामपाल सिंह, राम सिंह, मीनू सिंह, आदर्श, कल्लू कुमार, यतेंद्र, अंजू। आप अपना अटेंडेंस स्लिप दे दीजिए बेटा, अपना हाय हेलो या जो भी बोल करके। गुड इवनिंग। और वॉइस वगैरह कैसी आ रही है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, इसको चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आदर्श, ब्रजेश, सर्वेश, ऋत्विश पांडे, राकेश, हिमांशु और एम ओ दानिश। ठीक है सभी। अब देखेंगे, ये क्लास 11th का पार्ट है हाइड्रोकार्बन। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 13 में है हाइड्रोकार्बन। सिंपल इस वर्ड का क्या मतलब है वो समझें। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? आपके कोर्स में है हाइड्रोकार्बन है क्या चीज, उनका क्लासिफिकेशन, उनमें जो है नॉमेनक्लेचर, साथ में आपका क्लासिफिकेशन के बाद आप पढ़ेंगे इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ में इनका यूजेस है, एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूज है इन पदार्थों का। और हम इसमें और पढ़ेंगे फाइनल में कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा बहुत डीप नॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इजी वे है 11th के लिए। कुछ बातों को जानना है और कुछ बातों को पढ़ना है। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखें कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रो जो वर्ड है वो हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन से है। और कार्बन तो मतलब समझते होंगे कि कार्बन कार्बन है। कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन को अगर क्लासिफाई करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। इनको हम वर्गीकृत करते हैं एक तरीके से। तो देखें, हाइड्रोकार्बन को हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आप सब कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप बिल्कुल मेरे साथ उसे ड्रॉ कर लीजिए। कुछ बुक्स में अलग हो सकता है। मैं अपनी तरफ से जो क्लासिफिकेशन है किसी एक बुक के बेस पर मैं आपको बता देता हूँ, और आप अपनी तरफ से एक बार और देख लीजिएगा अपने बुक से भी। हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्योंकि क्लासिफिकेशन देखेंगे तभी बता पाएंगे कि कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ कंपाउंड ही पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का ही जो डेरिवेटिव्स है या हाइड्रोकार्बन का ही जो व्युत्पन्न है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, HC करके लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन। तो देखें, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को हम मुख्य रूप से 3 टाइप में बांट लेते हैं, या फिर 2 ही टाइप में हम इसको सबसे पहले बांट लेते हैं। फर्स्ट तो यह है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होगा, और दूसरा होगा क्लोज चेन, बंद श्रृंखला वाले। दो टाइप का हाइड्रोकार्बन होगा। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन की
कोई रिंग नहीं बनेगी, जबकि वो ओपन चेन है, भले उसमें शाखाएं बन जाए। लेकिन दूसरा होगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से मैंने इसको क्लासिफाई करके रखा हुआ है, तो मैं आपको ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए मैं थोड़ी सी इजीली बता रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में हो गया, ओपन चेन यानी खुली चेन वाली हाइड्रोकार्बन और बंद चेन वाली। खुली चेन वाले को हम दो प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड यानी संतृप्त, हिंदी वाले भी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो एक होगा ओपन चेन, दो टाइप का होगा, एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में किसी प्रकार का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन हुआ। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन देखो, अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही होगा, चाहे वो साइड चेन उसके साथ क्यों ना हो। तो ये क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये दो अलग प्रकार का मैंने बताया। तो ये कहलाता है मूल रूप से एल्केन। एल्केन को कहा जाता है पैराफिन। इसको क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है या पैराफिन भी कहा जाता है। इसके कई एग्जाम्पल होंगे, जैसे CH4, C2H6, C3H8, और इसका सामान्य सूत्र होगा, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, यानी कि यहां पर n जो है नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है। यदि एक कार्बन है तो हाइड्रोजन उसके दुगुने में 2+ करके होगा, यानी कि जैसे मान लेते हैं n = 1 है तो कार्बन 1 हुआ, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 × 1 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4। दूसरी n = अगर 3 हुआ तो क्या हुआ, C3H क्या हुआ, H 2 × 3 + 2 यानी कितना हुआ, C3H, ये 6 + 2 कितना हुआ, 8। इस तरह से आप निकालते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होगा। जी, आप सब मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आगे आपको सारी बातों को समझा सकूं, सिखा सकूं, बता सकूं। तो आप सब नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे। देखिए मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो आप सब एक काम करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, माइंड कॉन्सेंट्रेट रखेंगे। तो चलिए, अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होगा। अनसैचुरेटेड मतलब जो होगा कि कहीं कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कहीं कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो दो कार्बन के बीच में, ऐसा नहीं कि सारे कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं। एक से अधिक बार, एक या अधिक बार उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो डबल बॉन्ड वाला है उस हाइड्रोकार्बन को कहा जाएगा एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है उसे कहा जाएगा एल्काइन। देखिए आपने क्या कहा, इसको पैराफिन कहा है, इसको ओलिफिन कहते हैं, इसको ओलिफिन कहते हैं। इसमें इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। इसमें क्या होगा, CnH2n-2। एक एग्जांपल में देखिए, C अगर हमने 2 लिया, इसमें n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यहां से n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, यानी कम से कम उस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन होना जरूरी है। तो क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, तो C2 हो गया, और ये कितना हो, 2 × 2 यानी कि 4, ये हो सकता है।
इसी तरह से C3 कर दें तो C3H6 होगा। इसमें क्या होगा, C2H2 C3H कितना हो जाएगा, ये 6 में 2 कम हो गया 4, 4 हो जाएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं, यहां पर भी डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं। इस तरह से ये जो हाइड्रोकार्बन है वो किस टाइप का हाइड्रोकार्बन हुआ, आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन आपने देखा। बिल्कुल आप इसे नोट कर सकते हैं और नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलें फिर अब देखेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 टाइप का होता है, एलिसाइक्लिक एंड बाइसाइक्लिक। और बाइसाइक्लिक इस तरह से भी दिखा जाता है, और एक होगा एरोमेटिक, या यूं कह सकते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक 2 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है, जिसमें एक सिंगल रिंग होगा, दूसरे में या तो डबल रिंग वाला होगा या ट्रिपल रिंग वाला होगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 कार्बन की चेन होगी, या 4 कार्बन की चेन होगी, या 5 कार्बन की चेन होगी इस तरह से, या 6 कार्बन की चेन होगी। हो सकता है कहीं पे डबल बॉन्ड भी हो जाए। यहां पर इस तरह से 2 रिंग होगा तो बाइसाइक्लिक बोलेंगे, 3 रिंग होगा तो ट्राइसाइक्लिक बोलेंगे। इसी तरह से ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग होता है इसमें, इस तरह से। इसको 1 रिंग वाले को बेंजीन कहते हैं, 2 रिंग इस तरह से आपस में अगर जुड़ा हो तो नेफ्थलीन कहा जाता है। आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल आते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं जिसको डामर गोली भी कहते हैं, तो वो उसका है, ये बेंजीन है। अब इनके नामकरण की बात है तो आपको IUPAC से नामकरण इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो आप उसे अच्छे से देखिए। इसकी पूरी वीडियो मैंने फुल रेंज में डाले हैं, आप अच्छे से देखिए। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 हमने अच्छे से पढ़ाए हैं, और उसकी वीडियोस आप, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 पूरा पढ़ लिए हैं, आप 13 का कुछ पढ़ा दीजिए। तो मैंने इसीलिए लाइव में थोड़ी सी क्लास आपके लिए लिया है। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इतने टाइप का हम हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और भी इसका क्लासिफिकेशन हम दे सकते हैं, और भी छोटे टुकड़ों में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो क्लासिफिकेशन है आपके लिए काफी काम आएगा। अब चलते हैं, अखिलेश कुमार आपका फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू रहिए। और इससे ये तो अच्छी बात है कि आप हमारे लाइव क्लास में आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात ये होगी कि जो वीडियो अपलोड है उनको आप पूरी तरह से देखें, अच्छे से देखें और शुरू से देखें, ताकि आप बहुत अच्छे से आप 12th में भी कमाल कर सकें। ठीक है, तो चलें आगे। चलिए, अब मैं हाइड्रोकार्बन में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। हम एल्केन सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन यानी कि पैराफिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एल्केन ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ में कुछ और टर्म्स हैं उनको देखेंगे। हमने अभी देखा था कि एल्केन होते क्या हैं। एल्केन ऐसा हाइड्रोकार्बन जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता हो, CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एक कंपाउंड ऐसा जिसमें ओनली सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये मीथेन है, जैसे कि आपको पता है। एन तब लगता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इससे 2 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, तो बाकी 4 वैलेंसी होने की वजह से एक तो पूरा हो गया, 1 2 3 बचा है, 1 2 3 बचा हुआ है।
तो इसमें दो हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी 3 हाइड्रोजन आएगा, 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गया। तो देख लो इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। तो और 3 कार्बन का होगा तो इससे 4 कार्बन का होगा तो 5 कार्बन का हो सकता है, 6 कार्बन का हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह पे कितना हाइड्रोजन होगा, एक वैलेंसी पूरा हुआ है यानी कि 3 हाइड्रोजन लगेगा। CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये क्या है CH2 है, CH2 है, और ये क्या है CH3 है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है। हाइड्रोकार्बन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और एक बात बता दूं, ये ओपन चेन, सीधे चेन में, ओपन चेन ही रहेगा, सीधे चेन में है, लेकिन ये क्या हो सकता है कि साइड चेन भी इसमें आ सकते हैं, जैसे ये आया, ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, एक साइड चेन बना लिया है, 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन है यानी लंबी चेन है, और एक शाखा बना ली है। तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं तो शाखा वाली हो सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस वाला भी हो सकता है, तो ये सब कहलाएगा एल्केन है। अब एक जरूरी बात समझेंगे यहाँ पे कि आप लोगों ने इसे पहले क्लास में पढ़ा होगा, लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि आप इस तरह से भी दर्शा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को ऐसे करके दर्शा सकते हो, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे CH3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इससे पता चल रहा है कि इसमें 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। हेप्ट हुआ, बॉन्ड सिंगल है, कहीं पर डबल लाइन नहीं है, तो एन हुआ, हेप्टेन है। ये सभी हेप्टेन को दर्शा रही है। इसी तरह से इनको दर्शाने के लिए 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और कहां पर देखो थर्ड पर 1 2 3 3 पर एक कार्बन लगा हुआ है, ये इस तरह दर्शा सकते हो। इसको दर्शाने के लिए क्या यूज करोगे, 3, ये लीजिए। तो ये लाइन स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हो। इस तरह की बातें आपको जरूरत पड़ेगी, और या किसी बुक में लिखा हुआ स्ट्रक्चर को समझने के लिए जरूरत पड़ेगा, तब इसके लिए बात हुई। अब एल्केन मतलब हुआ, हमने समझा कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन में क्या होगा, इसके बनाने की मेथड भी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए कर लेते हैं। तो ये एल्केन हुआ। एल्कीन में क्या देखने को मिलेगा आपको, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है किसी जगह पर। तो सी चलिए डबल बॉन्ड यही है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 लगेगा, इसमें 2 लगेगा। बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रहा है तो हमें जरूर बताएं, ताकि मैं आपका ये चैटिंग देख करके मैं इस बात को तय करूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो यहां पर इतना तो समझो ना, कि इसलिए बोलता हूं कि जब भी कोई पढ़ाई करो, लाइव क्लास में आओ तो बेसिक क्लासेस को जरूर पढ़ लो। जैसे हाइड्रोकार्बन को पढ़ने आ रहे हो आप लाइव क्लास में, तो इससे पहले आपकी जो बेसिक क्लासेस ली गई है, प्री बेसिक केमिस्ट्री में लिया गया है, उसे आप पूरी तरह से 25 क्लासेस है, उनको पूरी तरह से पढ़ के रखिए, ताकि मैं किसी भी चैप्टर को चालू करूंगा आप में रन करने की अच्छी क्षमता रहेगी। बिल्कुल इस बात को समझें। चलो 2 कार्बन के लिए हुआ ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, ये होगा। अब देखो क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो मैंने कहा था कि कार्बन 2 आपस में जुड़े हुए डबल बॉन्ड से तो है। अब कितनी वैलेंसी बच गई, इसमें 2 पूरा हो गया, 2 बचा हुआ है, इसमें 2 पूरा हो गया, 2 बचा, इसीलिए इस जगह पे 2 हाइड्रोजन आया, इस जगह पर भी 2 हाइड्रोजन आया। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ये छोटी सी बात जरूर लगती है ये सब बातें, पर जब मैं पढ़ाता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, जो वो 11th भी निकल चुके हैं, 12th के आखिरी बॉर्डर में भी कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये इन चीजों को क्यों नहीं जानते हैं, छोटी छोटी बातें। कारण है कि उन्होंने ही इंटरेस्ट नहीं लिया है, या हम लोग जो बोलते हैं उन बातों को सुने नहीं है। आपको सुनना है बेटा, अच्छा करने के लिए, ओके। चलो ये हो गया। कार्बन 3 का है अगर एल्कीन, तो क्या होगा, 1 2 3, कहीं पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। 2 जगह पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डाई इन कहलाएगा, 3 जगह पर डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन कहलाएगा। तो समझे 2 चीजें, 2 कंपाउंड यहां पर, ये देखिए। अब इसमें कितने हाइड्रोजन लगेगा, 2, इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1, इसमें कितना लगेगा, 3। अब क्यों लगेगा आपको क्लियर है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जितना पूरा हो गया है कार्बन कार्बन के साथ, जितना बचा है उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये इनको मैं कैसे दर्शाऊंगा,
ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन वैसे किया नहीं जाता है 2 कार्बन के साथ। 3 कार्बन के साथ हम कर सकते हैं ऐसे, ये देखियो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यानी कि CH2 CH CH3, ये है। तो आप इसके नाम की बात करते हैं तो ENE बस लगाना है। 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को कहते हैं ईथ, डबल बॉन्ड है तो ENE एथीन हो गया। इसमें 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोप, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इन प्रोपीन है। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड हुआ। तो सिंगल बॉन्ड वाला जो भी हाइड्रोकार्बन होगा इसको एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्किन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। बस इसी तरह से थर्ड समझ में आ जाएगा आपको। फिर मैं एल्केन बनाने की मेथड की तरफ जाऊंगा। क्या देख रहे हैं अब? एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन मतलब हुआ 2 कार्बन के बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो फर्स्ट तो यही होगा, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 में से 3 पूरा हो गया वैलेंसी, 1 वैलेंसी बची हुई जिसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन है। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। लिखने का तरीका है, बाकी इसमें ऐसा नहीं है। ये कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें 2, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। देख लो, चेक कर लो। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ ये C2H2 है। कैसे? यहां पर देखो, C2H2 इंटू कितना हाइड्रोजन आएगा? देखो ये 2 तो रहेगा, हाइड्रोजन कार्बन की संख्या 2 है, -2 है फॉर्मूले में, तो कितना हुआ? C2H, ये 4 - 2 यानी कि 2 हो गया। इस तरह से हम अगर Cn की वैल्यू को अगर मैं मान लेता हूं 4 है, तब क्या होगा? चेक करो, Cn का हो गया, C का हो गया 4, H कितना हो गया? 4 × 2 8, 8 - 2 कितना होगा? 8 - 2 6। ये चेक कर लो, C C C C, एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब चेक करो कितना आ रहा है। हाइड्रोजन, इसमें कार्बन की 1 वैलेंसी पूरा है तो 3 बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन आएगा। ये चेक कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला राइट है कि नहीं, है ना? अब देखो, ये हो गया 1 2 हाइड्रोजन आएगा। इस जगह पर 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 वैलेंसी पूरा है। इसमें 3 वैलेंसी पूरा है तो बस 1 आएगा। अब चेक कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो जनरल फॉर्मूला है बिल्कुल याद हो जाएगा। कभी कंफ्यूजन हो तो एक आध एग्जांपल लेकर के आप चेक भी कर सकते हो। तो चलिए देखिए, बेबी कुमारी कह रही कि एल्किन नहीं समझ में आया। एल्कीन का मतलब होता है बेटा, एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन पर कहीं पर डबल बॉन्ड आता हो, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आपने कार्बन लगा दिए 3 या 4 कार्बन का, ये कंपाउंड है, कहीं पर डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं पर भी, ये चलिए ये है, तो ये एक एल्कीन है। यानी कि सी, अच्छा अब ये हो गया ना, हाइड्रोजन तो कितना आएगा समझ में आ गया ना? 2 वैलेंसी पूरा हुआ 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी पूरा हुआ 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी पूरा हुआ 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी पूरा हुआ 3 हाइड्रोजन इस जगह पे लगेगा। चेक करो कितना हाइड्रोजन हुआ। कार्बन कितना? 1 2 3 4, C4, H कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये H8। मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताया था, CnH2n। तो C अगर 4 है तो 2 × 4, n की वैल्यू 4 रख रहे हो तो ये क्या हुआ? C4H 2 × 4 कितना हुआ? 8। देख लो यहां पर भी वही आ रहा है, यहां पर भी वही आ रहा है। तो एल्किन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। तो ये बहुत सारे होंगे, 2 कार्बन वाला C2H4, 3 कार्बन वाला C3H6, 4 कार्बन वाला C4H8, 5 कार्बन वाला C5H10, 6 कार्बन वाला C6H12, 7 कार्बन वाला C7H14। बस यही है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जस्ट डबल होगा कार्बन की संख्या में से हाइड्रोजन की संख्या। चलो अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन में
एल्केन, एल्केन बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स, एल्केन बनाने की विधियां। कुछ एक ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं, उन पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको जो नेम रिएक्शन के थ्रू, ऐसे ये रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी वही रिएक्शन बता रहा हूं, वो है वुड्स रिएक्शन द्वारा, बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया द्वारा, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, वुड्स अभिक्रिया द्वारा। क्या है वुड्स अभिक्रिया द्वारा, हम कैसे प्राप्त करते हैं, जरा देखें। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है ये समझेंगे। वुड्स रिएक्शन में होता है एल्किल हैलाइड RX प्लस किसके साथ रिएक्शन है, सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में होगा, ईथर के। आपको बता दें ईथर में घुला हुआ है एल्किल हैलाइड RX। अब यहां पर कुछ बच्चों को R का भी प्रॉब्लम है, X का प्रॉब्लम है। हमेशा याद रखना, लाइव क्लास में आ रहे हो, बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर आपने प्री बेसिक केमिस्ट्री का वो 25 वीडियो देखे होंगे तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। केमिस्ट्री के किसी भी जगह जा सकते हो, 25 वीडियोस आपको हमेशा देखना चाहिए और अच्छे से लिखो, उसमें प्रैक्टिस करो। अब इस चैप्टर को पढ़ने में अगर तकलीफ हो रही हो तो मेरे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखा है, ये पूरी तरह से बातों को प्रूव करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसको जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, तो इनको देखो। RX R के बारे में आपको बता दें कि R है क्या चीज। एल्केन से एक H हटा दो तो R बन गया, एल्किन से एक H हटा दो तो R बन गया, एल्काइन से एक H हटा दो तो R बन गया। जैसे मीथेन है, मीथेन है, उसमें से आपने एक H हटा दिया तो क्या बन गया, CH3, एक वैलेंसी बची है और H अलग हो गया है, तो ये एक R हुआ। एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, एल्काइल रेडिकल कहा जाता है इसे, एल्काइल रेडिकल, इसलिए R वर्ड्स यूज किया गया। तो ये होगा CH3 C2H5 ले लेना, C2H5 कह सकते हो, C3H7 कह सकते हो, C4H9 कह सकते हो, क्योंकि CH4 हुआ, C2H6 होगा, एल्केन हुआ, तो मीथेन क्या होगा, ये किससे बना हुआ है, CH4 से बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, C2H6 से बना हुआ, ये किससे बना हुआ है, C3H8 से, और ये C4H10 से बना हुआ है ना। तो एक एक H हटा देंगे तो R मिल गया। तो R ये हुआ। R जो है कार्बन की चेन को दर्शाती, कार्बन की श्रृंखला को दर्शाती है। वहीं पर मैंने X जो लिखा है वो X है हैलोजन। हैलोजन, तो हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से ज्यादा लेते हैं हम लोग, तो ये समझ लें। तो मैंने ये इस तरह समझाया, फिर आगे जाकर के मैं इसका एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। सोडियम X के साथ रिएक्शन करके बनाएगा NaX। सिंपल सा जवाब है। सोडियम ने R से X को छीन लिया, क्योंकि सोडियम की क्लोरीन से रिएक्टिविटी अधिक होती है, तो सोडियम मेटल को की रिएक्शन किसके साथ, इनके साथ हुआ, तो R बच गया। तो R की वैलेंसी बची हुई है, तो ये R अपनी वैलेंसी के साथ बचा हुआ है, अपनी संयोजकताओं के साथ बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R, देखो सोडियम, इसमें से ये कई बार ऐसे रिएक्शन होगा, एक बार नहीं, कई बार रिएक्शन होगा, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार रिएक्शन होगा, तो R बहुत सारे बन जाएंगे। तो 2R जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरह से 2R आपस में जुड़ जाते हैं, तो R2 बन गया। हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 बार R हो गया, 2 लिख दिया मैंने, 2RX, और इस तरह से X भी 2 हो गया, 2NaX, और इस तरह से 2 हो गया सोडियम। इस रिएक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास है CH3, ये क्या चीज है, C2H6, CH3X है ये, क्या CH3Cl ले लेता हूं, CH3Cl, क्यों,
R हो गया CH3 मैंने बताए हैं, और X हो गया Cl। रिएक्शन 11th वाले बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सोडियम के साथ रिएक्शन है, ईथर में घुला हुआ है मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl को मिथाइल क्लोराइड कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड। अब देखो ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, नमक बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, NaCl। बच क्या गया आपके पास, बच गया है CH3। अब बताओ ये CH3 पर एक वैलेंसी बची है कि नहीं, चेक करो। कैसे, कार्बन की वैलेंसी होता है 4, 3 जगह तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जब ये खाली है, लटका हुआ है, और कोई भी किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का कभी भी कोई भी वैलेंसी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर बच गया है तो किसी न किसी के साथ जाके जुड़ेगा। तो इस तरह से यहां से क्लोरीन को उठा के ले गया सोडियम और बच गया CH3। तो एक CH3 दूसरे, वैसे हजारों लाखों CH3 बनेगा, उनमें से दूसरे CH3 के साथ ये वाला बॉन्ड जो बचा हुआ है, ये आपस में जुड़ करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। वैलेंसी कंप्लीट किया मतलब बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से क्या बन गया, CH3 आपस में जुड़ गए। तो ये दूसरा CH3 भी इसमें जुड़ गया। अब देखो तो 2 बार CH3 कहां से आएगा, 2 बार CH3Cl लेंगे, और इस तरह से Cl 2 बार हो गया, मैंने 2 कर दिया, दोनों तरफ Cl हो गया। अब ये 2 बार Na है तो मैंने 2 कर दिया, बैलेंस करने की बात है। तो इस तरह से हमें मिला, क्या मिला, ये मिला CH3 यानी कि मिला हमें C2H6, इसे कहते हैं ईथेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो बच्चे जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उन बच्चों के लिए ये वीडियोस काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, आपको बच्चे से समझ में आएगा। तो इस तरह से करिश्मा गुप्ता कह रही है ईथेन बना है, बिल्कुल सही है बेटा। चलें आगे चलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान रखें, इधर उधर की बातें ना करें। अच्छा, क्या आप इसे बना सकते हैं? मैं एक और दे दूं, C2H5Br का वुड्स रिएक्शन करा सकते हैं। वुड्स रिएक्शन कराने का मतलब है ईथर में घोलेंगे इसको C2H5 को, तो हम कहेंगे C2H5Br का इथरल सॉल्यूशन की रिएक्शन हो रही है सोडियम मेटल के साथ, तब क्या बनाएगा? चलो बताओ। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ, क्या आप बता सकते हैं क्या बनेगा? मुझे लगता है कि सारे बच्चे बता सकते हैं इस बात को। तो हमने यहां देखा एल्किल हैलाइड की क्रिया, ईथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया, इसको एल्किल हैलाइड कहेंगे ना, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, यह एल्केन है। अब और हमने क्या लिया इधर, मिथाइल, इसको बनाइए, मैं इधर बोल देता हूं, ये क्या चीज है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या मिला हमें, ईथेन मिला। वैसे इस जगह पे क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे, मैं देख लेता हूं एक बार। वेरी गुड, आदर्श ने बताया है कि इसमें क्या बनेगा जी, C4H10 बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड जी 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 जी, बहुत बढ़िया। चौवाराम पटेल कह रहे हैं कि ब्यूटेन बनेगा, वेरी गुड। तो चलिए इसकी रिएक्शन करा दिया मैंने Na के साथ, तो ये क्या करेगा, Na के साथ निकल गया NaBr, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो अब बोलो क्या हुआ, अब C2H5 बच गया, तो C2H5 अकेला नहीं रह सकता है, C2H5 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C4H10 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या बना, ब्यूटेन बना। वेरी गुड, इस तरह से 2 बार ये बना C2, तो ये 2 और 2 बात समझा चुका हूं, ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये रिएक्शन कहलाता है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू हमने क्या बनाया, एल्केन बनाया। बेटा अभी मैकेनिज्म पढ़ाने की बात नहीं आ रही है, मैं रिकॉर्डिंग में दूंगा कैसे मैकेनिज्म आप करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ हो सकता है, तो उस तकलीफ से बचाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे। अब सेकंड में बता रहा हूं आपको फ्रैंकलैंड रिएक्शन। चलो ये हो गया, कितने बच्चों का राइट हुआ है बताएंगे जरूर। अनिल कुमार,
चक्रवर्ती, विकास गुप्ता, लर्निंग फॉर अर्निंग। चलिए ठीक है, हम एल्केन बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं। आपने यहां पर एक चीज पे ध्यान देना है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में, वुड्स फिटिक बाद में बताऊंगा, अभी वुड्स रिएक्शन समझ लें। वुड्स रिएक्शन में आपने देखा कि CH3 Cl से आपने क्या बनाया, C2H6, ये डबल हो गया। C2H5Cl से आपने क्या बनाया, C4H10 बन गया। C5H11Cl से क्या बनेगा, C10H22 बनेगा। आपको ये पता चल गया, यानी जस्ट ये चीजें डबल हो जाती हैं। तो इसका मतलब है क्या मैं मीथेन बना सकता हूं? चलो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कुछ चीजें। मैं क्या मैं ये बना सकता हूं CH4? क्या मैं बना सकता हूं C3H6? और क्या मैं बना सकता हूं C5H6 नहीं बोल दूं मैं इसको, 8 बोल लिख देता हूं। और इसी तरह से क्या मैं बना सकता हूं यहां पर C8 कर देता हूं, C8H18 क्या मैं बना सकता हूं? इनमें से क्या बना सकता हूं, क्या नहीं, आप मुझे जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं, हाँ जी, सोच रहे हैं ना क्या बन सकता है क्या नहीं, ये आप कोशिश करिए, बनाने की बात है। तो आपको यहां पर कुछ मजेदार बात सुनने को मिलेगा। देखिए इसे में कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, कार्बन की संख्या जस्ट डबल हो जाती है। मतलब ये हो रहा है कि यहां पर जो भी बनने वाला है, जो भी पदार्थ बनेगा, चाहे वो ओड नंबर यानी कि होता है विषम संख्या, और इवन नंबर यानी कि होता है सम संख्या। तो सम संख्या में कार्बन लेते हैं तो, या विषम संख्या में कार्बन लेते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है उसमें कार्बन की संख्या, यानी एल्केन में कार्बन की संख्या हमेशा सम संख्या में होती है, यानी कि इवन नंबर में होती है। इसमें ओड नंबर वाला यानी कि विषम संख्या में कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन या एल्केन नहीं बनाया जा सकता है। इस मेथड में क्या बना सकते हैं, सारे एल्केन सम संख्या में सम कार्बन संख्या में उपस्थित हाइड्रोकार्बन ही बना सकते हैं, विषम संख्या वाले नहीं बना सकते। यानी कि इसमें विषम संख्या देखो, कार्बन की संख्या 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 3 है। जब ये यहां पर देखो, ये इसमें कार्बन की संख्या 8 है, ये सम संख्या वाला है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचो, हमें लेना पड़ेगा C4H9Cl लेना पड़ेगा ताकि ये डबल हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन से हम सम कार्बन संख्या वाले हाइड्रोकार्बन का ही निर्माण करते हैं, इस बात पे ध्यान दें। एक और मेथड है हाइड्रोकार्बन बनाने का, वो है वुड्स रिएक्शन हो गया। अब देखेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन से बना सकते हैं क्या, देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होगा, सेम रिएक्शन है बेटा, बिल्कुल एक जैसा, दोनों रिएक्शन एक जैसा है। बस इसमें फर्क इस बात का आएगा कि हमने उसमें सोडियम मेटल लिया था, इसमें हम जिंक मेटल लेंगे। क्या आप, मैंने जो बोला उस बात को थोड़ा सुन करके कुछ लिखने की कोशिश करोगे? मैंने कहा जिंक मेटल ले करके, सोडियम की जगह हम क्या लेंगे, जिंक मेटल लेंगे, जिंक धातु लेंगे, और हम एल्केन का निर्माण करेंगे। ईथर माध्यम में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है। यहां पर भी कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें कार्बन की संख्या सम संख्या में ही होगी। क्या आप इस बात को सुन करके कुछ कर सकते हैं? थोड़ी देर में वेट करता हूं, आपके कमेंट्स देखता हूं। चलो बताओ।
बच्चों ने यस कहा है कि बना देंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो फ्रैंकलाइट में क्या होता है? जिंक। तो हम लिखेंगे एल्केन हैलाइड प्लस जिंक मेटल, किसकी उपस्थिति में? जिंक। ईथर, ईथर में घुला हुआ एल्केन हैलाइड है, इसको जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या है, ये जिंक जो है X को रख लेता है और जिंक की वैलेंसी होती है 2, सो एक ही जिंक के साथ 2X जुड़ जाएगा। तो 2X कहां से आएगा? ये 2 बार लेना पड़ेगा, तो 2R बचा और दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। या तो R2 लिख लो या RR लिख सकते हो, और इस प्रकार से बन गया एल्केन। रिएक्शन देखें, कुछ एग्जांपल। CH3Cl जिंक मेटल के साथ रिएक्शन है, ईथर मीडियम है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ 2 टाइम्स ZnCl2 प्लस क्या बचा? CH3CH3 यानी कि C2H6 बन गया। ठीक है, अब देखो C2H5Br4 तो क्या बनेगा? जिंक के साथ रिएक्शन करके सेम रिएक्शन है, बता सकते हैं, चलिए जल्दी करिए। तो 2 टाइम्स और ये देखिए मिल गया, तो क्या मिला? ZnBr2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या बचा? C2H5 C2H5 यानी कि C4H10 ब्यूटेन बन गया। बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एक और रिएक्शन बताऊंगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जल्दी करें फिर मैं बताता हूं। ओ सॉरी, वॉइस नहीं आ रही बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ठीक कर देता हूं, वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है, स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं दोबारा बता देता हूं अगर वॉइस नहीं आ रही तो। ठीक है, हाँ 1 मिनट, दोबारा देख लीजिए। हाँ जी, क्या है देखें, मैंने बोला था एल्केल हैलाइड का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? आपने देखा होगा, बिल्कुल कोई बिना किसी वॉइस के भी आपको समझ में आ गया होगा। जिंक की वैलेंसी 2 होता है, तो ये जिंक जो है 2 बार क्या रखेगा? X रखेगा, ZnX2। और इस तरह से X 2 बार है तो हमें 2 बार RX लेना पड़ेगा, और 2 R बच जाते हैं, तो ये R R2 के रूप में लिख सकते हो या R R के रूप में लिख सकते हो। ये बन गया एल्केन। ठीक है, और इसी प्रकार से आपने, मैंने बताया था CH3Cl का रिएक्शन जिंक के साथ, और C2H5Cl का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ, किसकी उपस्थिति में बोला था मैंने? ईथर के। ईथर मीडियम है, ईथर सॉल्वेंट है, विलायक है RX का। तो आप इस रिएक्शन को करके आप मुझे दिखा सकते हो, अब तो बता सकते हो। चलो बोलो क्या बनेगा और कैसे बनेगा, आप बताइए क्या क्या बन रहा है, चलो बताओ। चलिए जी, बिल्कुल सही है। हाँ, जैसे आपने लिखा ZnCl2 और यहां पर CH3 बचता है 2 ठो, तो कुछ बच्चों ने लिखा है C2CH3। नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 CH3 आपस में ज्वाइंट हो गया है। सो आप या तो ऐसे लिखोगे या फिर लिखोगे C2H6। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ, ये भी 2 टाइम्स होगा, तो ZnCl2 प्लस
क्या मिलेगा? C2H5 है ना, तो इस जगह पे मिलेगा C4H10 ब्यूटेन, इस तरह से। तो ऐसे ही एक और बताता हूं मैं आपको, एक है, अगला है, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बताता हूं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हो, तो हम बताएंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा उनको समझेंगे। ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जा रही है मैग्नीशियम मेटल के साथ। मैग्नीशियम मेटल इनके साथ रिएक्शन करता है। आपको बता दें मैग्नीशियम की दो वैलेंसी होता है जैसा कि जिंक का होता है, परंतु जिंक ने क्या किया था, हैलोजन को दोनों वैलेंसी के साथ जोड़ा था। यहां पर मैग्नीशियम के दोनों वैलेंसी के साथ हैलोजन नहीं जुड़ेगा, एक में एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और एक में हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा। मैंने क्या कहा आप सुने होंगे। तो यहां पर देखेंगे Mg के साथ दो वैलेंसी है, एक वैलेंसी के साथ R जुड़ जाता है और दूसरे के साथ X जुड़ जाएगा, और इसे कहा जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये रिएजेंट, इसकी बहुत ज्यादा उपयोग है, आप इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ही उपयोगी है ये, ठीक है। हाँ, RX प्लस Mg नहीं बनेगा, इसमें बनेगा क्या चीज, RMgX। इसको अगर एक साथ लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, RMgX, ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बन जाए तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे आप पानी के साथ। इसमें आप पानी मिलाइए, पानी कैसा होता है, HOH। हमेशा याद रखना ये वाला भाग टूटता है, बॉन्ड टूटता है, Mg की X के साथ जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग है, जबकि Mg की R के साथ बॉन्डिंग जो है वीक है। ये वाला वीक है यानी कि दुर्बल है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने पर Mg क्या करता है कि Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल है, वो निगेटिव पार्ट को ग्रहण करता है। तो पानी का निगेटिव पार्ट कौन सा था, OH, OH माइनस बोलते हो कि नहीं, तो ये हो जाएगा। तो ये जुड़ गया इसके साथ, Mg के साथ एक X जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक OH आके जुड़ गया, और बचा हुआ है R, और ये है H, आपस में जुड़ करके बना लिया RH यानी कि एल्केन। इस मेथड में आप सम संख्या वाले और विषम संख्या वाले कार्बन की, सम संख्या और विषम संख्या दोनों वाले हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें कैसे, चलिए मैं मीथेन भी बना सकता हूं इस मेथड से, तो देखो कैसे, एग्जांपल देखें। CH3Cl का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराता हूं तो क्या बनाएगा, सबसे पहले ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेगा Mg, अब बताओ क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी है 2, तो एक के साथ ये दो पार्ट में टूट गया है, CH3Cl, तो CH3 इनके साथ जुड़ गया Mg के साथ, और दूसरी बात है Cl भी Mg के साथ जुड़ गया। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, पानी के साथ, और ये क्या चाहता है कि यहां से टूटेगा और OH ले लेगा। तो क्या मिला, Mg के साथ एक OH आ गया है, Cl ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बचा क्या है देखो, CH3 बचा हुआ है, और ये H आपस में जुड़ जाएगा, CH4 बन गया, मीथेन बन गया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हैं इस मेथड से। और इथेन बनाना है तो क्या करोगे, यहां पर ले लोगे C2H5Cl, प्रोपेन बनाना है तो क्या लोगे, C3H7Cl, और ये रिएक्शन आप करा सकते हो। तो ये मेथड है क्या बनाने के लिए, एल्केन बनाने का, बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें आप सम संख्या में और विषम संख्या में, दोनों संख्याओं में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। चले, हो गया। एक और मेथड बता रहा हूं आपको,
डी कार्बोक्सिलेशन। चलिए नोट कर लिए हैं, कॉपी पेन लेके बैठो बेटा और तब आपको समझ में आएगा। डी कार्बोक्सिलेशन, एक मेथड और बताता हूं जिसको कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। नोट कर लो, इंग्लिश में कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, हिंदी में कहेंगे वी कार्बोक्सिलीकरण। डी कार्बोक्सिलेशन ये बड़े आसान है, वी कार्बोक्सिलीकरण। चलो इसमें क्या करते हैं जरा समझ लो आप। इसमें करते ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई हम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं और उनको सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। चलो देखें, वी कार्बोक्स RCOONA, ये क्या चीज है? सोडियम सॉल्ट, सोडियम लवण है। अगर मैं एग्जांपल में लूं तो मैं लिख देता हूं CH3COONA, इसको कहेंगे सोडियम एसिटेट, एसिटेट, सोडियम एसिटेट। इनको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, सोडा लाइम। सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और लाइम का मतलब होता है CaO। 3:1, ये 3 और ये 1। ये यहां पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये इसमें से पानी सोखने का काम करता है, ये रिएक्शन करती है, रिएक्टेंट का काम करता है। तो देखें, तो इनमें से NaOH जो है रिएक्शन में भाग लेती है, तो क्या बनेगा? देखिए यहां से यहां तक का Na, दोनों Na, और ये देखिए पूरा का पूरा इतना Na क्या बना? देखो एक C और 3 ऑक्सीजन, तो क्या बना? देखो एकदम साफ नजर आ रहा है, Na2CO3। बच क्या गया? देखो दोनों तरफ से, इधर से R बचा हुआ है, इधर से H बचा हुआ है, तो बचा हुआ RH यानी कि एल्केन बन गया है। आप नोट क्या करें बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इसकी थ्योरी यहां पर नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको क्लास लोड करूंगा तब मैं आपको थ्योरी के साथ आपको लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, ठीक है। यहां पर क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए बस समझाने के लिए मैं इस क्लास को ले रहा हूं। तो इसी तरह से यहां पर भी रिएक्शन कराओगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? अच्छा गर्म करना है ना, गर्म करना, याद रखना, लिखना जरूरी। NaOH प्लस CaO सोडा लाइम है और इनको गर्म कर रहे हैं, तो हम डेल्टा का साइन लगाते हैं। और किसके साथ रिएक्शन हो रही है? इसमें से NaOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो इस तरह से ये निकल गया इतना। तो बोलो क्या बना? Na2CO3 प्लस क्या बचा? H बचा है, इधर से CH3 बचा हुआ है, क्या मिल गया? CH4। इस तरह से मीथेन बन गया, एक एल्केन बना है। हम इसी तरह से हम इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपने बेस को कितना पकड़ा है और एडवांस की तरफ जाने की आप में कितनी क्षमता है। क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस जाते जाएंगे, हमें उतना एक एक रिएक्शन की तरफ इतना टाइम देने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम कितना पढ़ा सकेंगे। हमारी अपनी क्षमता होती है कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन तब जब आप रेगुलर पढ़ो, लाइन से पढ़ो, आगे पीछे ना पढ़ो, तब। तो पहले तो ये समझना होगा कि आपको मैंने प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लास दिए हैं, उनको आप अच्छे से देखिए। और आप सारे स्टूडेंट को कहूंगा, क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स इस बात पे हमेशा ध्यान दें, और 12th वाले बच्चे भी ध्यान दें, अगर 12th वाले कोई बच्चे हो तो, कि चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला अच्छे से आपको आना चाहिए, तब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। आपको इस चैप्टर के वीडियोस भी पूरी की पूरी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, पूरा रेंज है, मुझे जहां तक लगता है 24-25 वीडियो से ज्यादा वीडियोस है, उनको आप जरूर करें। और अगर आप इतने टाइम नहीं है तो आप प्री बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोस को आप जरूर कर लें, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैं आज इतना ही दूंगा और इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, और कहूंगा कि आज की क्लास में अगर कोई बात है, कुछ बोलना है मुझे, आपको मुझसे कुछ बात करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स बेटा हो चुका है अर्जुन जी, मैं यही कह रहा हूँ। अर्जुन जी इस चैप्टर में चाहिए आप कर लीजिए, है ना, ठीक है। कवि विजय शर्मा जी, जी ठीक है।
खान MD, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सो नाइस टीचिंग मेथड सर, थैंक यू बेटा। अर्जुन, ठीक है। और क्या है? ईश्वर यादव जी, वेरी गुड, बहुत। शुभम यादव, थैंक यू। रिंसू कुमार, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बेटा जो कहा जाता है हमारी बातों को सुना करेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप काम कर पाएंगे। अगर आप इस चैप्टर में जितना पढ़ाया मैंने, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो मुझे और स्पीड में पढ़ाने में मजा आएगा, और ज़्यादा स्पीड में पढ़ा सकता हूँ, बहुत गहरी चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। कोरे हाउस रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इन दोनों को पढ़ के रखिए, आगे की क्लासेस में ये सब होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार। तो फिर मिलेंगे बहुत अच्छे से क्लास के साथ, और आपको मेरी क्लास में बहुत कुछ अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखो, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको सही तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं आना है, तो आप समझ में आएगा। अन्यथा क्या होगा? आएंगे और जाएंगे और आएंगे और जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं बेटा। नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।